तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है अ, आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो कि हिस्ट्री एसएसटी के हिस्ट्री सेक्शन से हम लोग जो है पहला जो है चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, और अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव का हम जो है देखने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन को। तो आप लोग इस सेशन से जुड़कर, इस क्लास से जुड़कर और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और यह पता कर पाएंगे कि हमें कितना पढ़े हैं और कितना जो है ऑब्जेक्टिव बन रहा है हमारा। तो आइए चलते हैं हम लोग इस वीडियो की ओर। चैप्टर को हम लोग देखते हैं, ये नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन आंसर देख लिए। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या कैसे रहने वाला है और कितना क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है, वो आप लोग जो है देखिएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव हमारा पहला प्रश्न है, समझिएगा और देखिएगा यहाँ पे गौर से कि पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसमें हम लोग देखने वाले पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप में आते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा इसका आंसर, और कितना में कितना आपको बन रहा है सो हमें अंत में जरूर बताइएगा। और अगर यह क्लास आप लोग के लिए फायदेमंद है तो अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। वियना कांग्रेस द्वारा बुर्बो वंश की स्थापना की गई। किस वंश की गई? बुर्बो वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपको बता दे कि मैजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से थी। मैजनी का संबंध किससे थी? कार्बोनरी से थी। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, काउंट काबूर को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया। आपको बता दें कि काउंट काबूर ने विक्टर एमेन्यूल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था। तो वो उनका जो पेशा था वो क्या था? नाविक था, है ना। नाव चलाने वाले जो होते हैं, है ना, यात्री को जो है क्या बोलते हैं उसको, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया। कौन किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी। जालबेरिन एक संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। आपको बता दें कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने क्या किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में क्या हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है हुई। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो किसका रहा? यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा के स्रोत रहा था? कौन रहा? यूनान रहा। कौन रहा? यूनान रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यूनान के साथ में हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि जो है किस देश के साथ हुई थी? यूनान के साथ में 1829 में हुई थी। ठीक ना, याद रखना आपको बात। और यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो कौन है? यूनान को माना जाता है। कौन किसे माना जाता है? यूनान को। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग देखिएगा कितना बन रहा है आपसे, है ना, और देखेंगे इस प्रश्न को, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में जो है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में हुआ। 1854 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो शासक था वो फ्रांस का था। लुई फिलिप किसका शासक था? फ्रांस का। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी जो है नहीं था इस गुट में शामिल। अगला, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क। आपको पता है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है, बहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बहेमिया जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। बहेमिया किसके अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्या,
कि कहेंगे क्या 1871 में वियना प्रथम कहाँ का सम्राट बना, वियना प्रथम कहाँ का सम्राट बना, जर्मनी का सम्राट बना। बताइए आप लोग 20 में कितना जो है 20 क्वेश्चन में आप लोग को जो है 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है बन पाया, हमें बताइएगा जरूर कि 20 में आपका कितना बन पाया। ठीक है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन है। 21वां जो क्वेश्चन रहने वाला है, लुई सोलवे को फांसी कब दी गई। तो आपको याद रखना है कि लुई सोलवे को फांसी जो दी गई थी 1793 में दी गई थी, लुई फिलिप को जो है फांसी दी गई थी। पोटटाडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया, तो किसने आत्मसमर्पण किया, हमारा जो उत्तर रहने वाला है जापान ने किया। किसने किया आत्मसमर्पण, जापान ने किया। क्वेश्चन नंबर अगला, सर्डिनिया का राजा कौन था, सर्डिनिया का राजा जो विक्टर एमेन्यूल था, सर्डिनिया का राजा कौन था, विक्टर एमेन्यूल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो मैजनी था। इटली का प्रमुख नायक कौन कौन था एकीकरण का, मैजनी है, काबूर है, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, ये सब क्या है जो इटली के एकीकरण का जो है प्रमुख जो है नायक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया, तो किसने किया, लोसने सम्मेलन। कौन किया, लोसने सम्मेलन जो है क्षतिपूर्ति को कम कर दिया। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, यह क्वेश्चन दो बार 3 बार जो है दोहरा गया, बहुत विव्या क्वेश्चन है। इनमें से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ, तो किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ, विक्टर एमेन्यूल के योगदान से जो है इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिगेल किस देश का दार्शनिक था, हिगेल किसका दार्शनिक था, जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल किसका दार्शनिक था, जर्मनी का जो है हिगेल दार्शनिक था। अगला 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था, वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, राजतंत्रों को क्या करना, पुनः स्थापित करना क्या था वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य। वियना कांग्रेस का जो प्रमुख उद्देश्य था क्या था, राजतंत्रों को क्या करना, पुनः स्थापना करना दोबारा से। ठीक है ना। अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1700 जो है 89 ईस्वी में हुई थी, 1789 है ना। जर्मनी जिमेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी। जर्मनी का संबंध किस संगठन से था, तो आपको बताना है क्या, कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी। ऑस्ट्रिया आंदोलन का केंद्र जिनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जिने विश्वविद्यालय कहाँ, जर्मनी। अगला, कोसूत का संबंध किस देश से था, हंगरी से। कोसूत का संबंध किस देश से था, हंगरी से। ये क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है आंसर, है ना। अगला, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है हुई थी वो कब हुई थी, 1871 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, बताइए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ था, तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, गणराज्य का। किसका हुआ था, गणराज्य का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो जर्मनी के जो एकीकरण है उसके लिए जो है बिस्मार्क जो है उत्तरदायी थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871। बीबीआई क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क का नहीं था। किसका नहीं था, बिस्मार्क का नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, इसका विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, सॉरी ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। आगे हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो ये 40 क्वेश्चन हुआ, 40 क्वेश्चन में हमें बताइए आप कितना बना पाए, ना कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है इस 40 क्वेश्चन में कितना आपको आता था और कितना जो है आप तुक्का मारे हैं और कितना सही हुआ, ये हमें बताइएगा जरूर। और यह वीडियो आपके लिए जरा सा भी फायदेमंद है और लगे कि यह वीडियो से हमें फायदा हो, तो आप लोग इस चैनल को आस्था कोचिंग क्लासेस को आप लोग जो है अपने फ़ोन में क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करके जो है रख लेंगे, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपके जो है चैनल पे जो है मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए कि क्लास हो रही है ना। रिकॉर्डेड जो क्लास है वो अपलोड हो चुकी है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। आप लोग देखे होंगे कि मेरा गला जो है फंस रहा है, क्योंकि कल जो है हम लोग जो है बच्चे लोग जो थे ट्यूशन के ऑफलाइन के बच्चे लोग जो थे वो हमें कब से कह रहे थे कि सर हमें ना हम आप घुमाते नहीं हैं, आप कहीं ट्रिप पर नहीं ले जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है छुट्टियों का जो है समय भी चल रहा है वोकेशनल, और इसमें जो है बच्चों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए। तो बच्चे लोग जो है
घूम लिए और आप लोग जानबे करते हैं घूमने के बाद में कितना थकावट वगैरह हो जाता है। ज़्यादा दूर तो नहीं ले जा पाए, लेकिन दरभंगा के अंदर में ही जो भी फेमस जगह था वहाँ पे हमने बच्चों को घुमाया, है ना। और बच्चे बहुत खुश थे। तो आज क्लास भी नहीं हो पाई, तो जब हम उठे 7 बजे और स्नान वगैरह करके फ्रेश होके और ट्यूशन आए, ट्यूशन में जो है आके थोड़ा-सा बैठे और उसके बाद में सोचे कि थोड़ा-सा क्यों ना हम बच्चों के लिए जो है वीडियो बना ले और उसके लिए अपलोड कर दे और बच्चे भी खुश हो जाएँगे और इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो दोस्तों आइए, हमारा क्वेश्चन अगला रहने वाला है क्या? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है ना? आगे हमारा क्वेश्चन है 42, फ्रैंकफर्ट की संधि कब पर हस्ताक्षर कब हुई थी? हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में हुई थी। 1871। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्यू ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के नियुक्त पर। 3 बार 4 बार यह क्वेश्चन आया और आप लोग जो है इसको वीवीआई मान सकते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क किया। कौन किया? बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की भी, है ना। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जर्मनी, मैजनी, सॉरी, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजनी था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, है ना। 1857 में जो क्रांति वगैरह हुई थी उसमें ये प्रमुख जो है नायक के रूप में टीपू सुल्तान, तो कहाँ के थे? मैसूर के थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंको प्रशिया के बाद में जो है क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन, है ना। कौन किया? नेपोलियन। सन 1871 में फ्रांस और प्रशा के बीच में युद्ध हुआ, सेडोन। कहाँ हुआ? सेडोन में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? तो मैजनी ने दिया, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, है ना। मैजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर। अगला, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में वियना। जालबेरिन एक संबंधित था व्यापारियों से। जालबेरिन किससे संस्था थी? व्यापारियों की। जेनेवा जो है संधि कब हुई? 1854 में, सॉरी 1954 में। जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में। तो ये क्वेश्चन था 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में आपसे कितना बन पाया ये हमें बताइएगा, और कितना आपको आता था ये हमें बताने का काम करेंगे आप लोग। और ये हमारा वीडियो खत्म हुआ, ये क्लास 10th का था। क्लास 10th का जो हिस्ट्री होता है उसका चैप्टर नंबर 1 का हमने आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया। तो हमें बताइएगा यह क्वेश्चन कैसा था और कितना आपको आता था इसके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।